गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सिमी यादव मैम की कॉपी को डिस्कस कर रहे हैं। इनका 3rd रैंक है, ठीक है। 2 बार डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है इनको, है ना। वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर उज्जैन के रूप में पदस्थ सिमी यादव मैम, उनकी टेस्ट कॉपी को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला संविधान के मूल ढांचे के तत्व लिखने की बात थी। संविधान के मूल ढांचे के तत्व लिखिए। इन्होंने क्या क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये अलग अलग वादों में अलग अलग मूल ढांचे के तत्व दिए गए हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हो गए, न्यायिक समीक्षा हो गई, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर प्रस्तावना में न्याय के सिद्धांत। तो ये सब जो है मूल ढांचे के तत्व हैं। अब कई बार आपका ये प्रश्न होता है कि सर, क्या हम प्रश्न को सीधे सीधे लिखें या हर प्रश्न में भूमिका और निष्कर्ष लिखने की ज़रूरत है? तो मैंने जहाँ तक कॉपीज़ देखी है, आयोग की चेक की हुई कॉपी भी देखी है, प्रश्न की डिमांड पूरी होना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रश्न में भूमिका और निष्कर्ष बनाएं। जैसे तत्व पूछा है तो केवल तत्व भी आप अगर इफेक्टिव तरीके से लिखते हैं तो आप 3 और 3.5 की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मूल ढांचा होता क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मूल ढांचे का बेसिक मतलब ये होता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान निर्माण करते समय जो जो बातें बेसिकली मेन जो चीज़ें ऐड की गई थी कि ये बातें तो होना ही होना चाहिए, तो उनकी जो दीर्घकालिक सोच थी, जो उन्होंने आने वाले भारत के भविष्य के लिए भारत के संविधान में जो प्रावधान किए, उनको लेकर के जो बातें संविधान में ऐड की है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। और अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा है और संविधान संशोधन के द्वारा मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है, ठीक है। तो ये था संविधान के मूल ढांचे के बारे में। अगला प्रश्न है, शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे विशेषताएं बनाया और हेक्सागोनल के माध्यम से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। इनकी कॉपी में सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो इनका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इनकी कॉपी में न तो कंटेंट बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक्सीलेंट है, न तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम कहें तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी हुई है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में इन्होंने लिखा है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ये भी सत्य है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका या विधायिका परस्पर संबंधित होती है, ये भी ठीक है ना, क्योंकि एक बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस होता है इनके बीच में। भारतीय विधायिका ब्रिटिश विधायिका के समान निरंकुश नहीं होती। विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होती है और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होती है। ये दोनों बातें इन्होंने सेम लिखी है, इसलिए इनको यहाँ पर रिमार्क भी दिया गया है कि रिपीट ना करें। ये दोनों बातें उन्होंने रिपीट कर दी, तो आप इसको रिपीट ना करते हुए 5 बातें आ रही है तो 5 ही लिखें, ठीक है। वैसे इनके कंटेंट ठीक है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में अंतर पूछा था, तो दोनों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की कि दोनों जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, किंतु कुछ बेसिक अंतर भी इनके बीच में मौजूद होता है। 25 के तहत अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। और 26 में होता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म के जो बढ़ावा देने के लिए आप आय का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है 26 में, ठीक है। स्वैच्छिक अगर कोई अनुदान करना चाहता है, मान लो गुरुद्वारा बनाना है, मंदिर मस्जिद बनाना है,
और लोग अगर स्वैच्छिक अनुदान देना चाहते हैं तो वो इसके तहत दिया जा सकता है, ठीक है। और 25 में वही धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्म को मानना और धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे सिखों को कृपाण, कच्छा, केस, कंघी ये सब धारण करने के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था अंतर 25 और 26 में, ठीक है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, अगला प्रश्न। तो लोकतंत्र, राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र रूपी गाड़ी का इंजन है और इसकी क्यों आवश्यकता है। चुनाव में भाग लेकर ये देश का शासन संचालन करते हैं, एक पॉइंट। विपक्ष की भूमिका में सरकार का विरोध करके जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, दूसरा पॉइंट। लोकतंत्र के प्रमुख अंग होते हैं, तीसरा पॉइंट। जनता को उनके हितों से अवगत कराते हैं, चौथी बात। सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, पांचवी बात। और जनता में राजनीतिक क्रांति का कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक होना चाहिए, राजनीतिक नहीं लिखा जाता, नीतिक लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर राजनीतिक दलों के बारे में लिखना थी कि राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता होती है। इनको 3 नंबर मिले हैं और साथ में गुड भी मिला है, ठीक है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। गैर सरकारी संगठनों के संवैधानिक प्रावधानों को लिखना था। तो इन्होंने क्या क्या प्रावधान लिखे हैं। अनुच्छेद 19(1)(b) प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद का संघ बनाने का अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद 1(c) में है, न कि b में है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी गलती की है। लोकतंत्र में सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के निर्माण का भाव निहित है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कंटेंट की कमी है इनके पास। गैर सरकारी संगठनों का संवैधानिक प्रावधान पूछा है तो आप मूल अधिकारों में कहाँ वर्णन है, ठीक है। फिर डीपीएसपी में कहाँ वर्णन है, मौलिक कर्तव्यों में इसका कहाँ वर्णन है, समवर्ती सूची में इनका कहाँ वर्णन है। तो इसको लेकर के जो है संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इसको थोड़ा सा लिखा जा सकता था। इनको यहाँ पर 1.5 नंबर मिले हैं क्योंकि इन्होंने बेसिकली संवैधानिक प्रावधानों को न लिखते हुए अन्य प्रावधान लिख दिए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर अगर हम पहुँचें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पूछा गया था। इन्होंने गठन लिखा 1964, संथानम समिति की सिफारिश पर, कार्यालय नई दिल्ली में है और संवैधानिक दर्जा इसको 2003 में मिला। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी जैसे जो IAS, IPS, IFS होते हैं, इनकी भ्रष्टाचार संबंधी जांच करना, केंद्रीय बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों की जांच करना और बीमा कंपनियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। तो ये 3 कार्य भी लिखे, गठन भी लिखा, संरचना भी लिखी और इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने उत्तर में शामिल किया। इनको यहाँ पर 3 नंबर भी मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था नेहरू का पंचशील सिद्धांत। तो नेहरू और चाइना के बीच में जो 1954 में पंचशील सिद्धांत हुआ, जैसे 5 बातें हुई कि दोनों एक दूसरे की सीमा का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांति की नीति अपनाएंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है पंचशील सिद्धांत में थी, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। लोहिया की जाति संबंधित विचार लिखिए। तो लोहिया ने जो सप्त क्रांति दी थी उसमें उन्होंने जातियों के बारे में लिखा था कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो किसी जाति का ना होकर भारतीय है, ठीक है। जाति लोगों को बांटने का काम करती है, जाति का महत्व शून्य माना उन्होंने, प्रत्येक नागरिक को भारतीय माना, ठीक है। तो ये जाति को लेकर के उन्होंने, राम मनोहर लोहिया के ये जाति संबंधित विचार थे कि प्रत्येक नागरिक को भारत का नागरिक समझकर जात पात से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना चाहिए और स्वयं को एक राष्ट्र का नागरिक मानना चाहिए। अपना दृष्टिकोण जो है वो वृहद रखना चाहिए, एक सूक्ष्म और संकुचित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के विकास के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, ठीक है। ये लोहिया के विचार थे। सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याएं। तो ये 2 प्रश्न जो है ये अगले प्रश्न थे आपके, 9वां और 10वां प्रश्न। 5 मार्कर हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है। तो इन्होंने यहाँ पर आधार भी बनाए, जैसे प्रकृति क्या होती है इसकी, सत्ता वैधानिक होती है, प्रकृति शक्ति जो होती है गैर वैधानिक होती है। फिर प्रवाह कैसे होता है, तो ऊपर से नीचे होता है सत्ता का, और शक्ति का प्रवाह कैसे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, ठीक है।
सत्ता में कानूनी पूट होता है, शक्ति में कानूनी पूट नहीं होता। प्रत्यायोजन सत्ता का हो सकता है, शक्ति का नहीं हो सकता। सत्ता की प्रवृत्ति अधिकांशतः नकारात्मक होती है और शक्ति दोनों हो सकती है। ठीक है, तो एक अच्छा आंसर यहाँ पर इन्होंने 4-5 पॉइंट के अंदर लिखा। इनको गुड भी मिला और 3 नंबर भी मिले हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न, विकासशील देशों में प्रशासन की समस्याएं। तो जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया भी एक विकासशील देश है, तो यहाँ प्रशासन में क्या क्या समस्याएं हैं। प्रशासकों को नियोजन के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी करना होते हैं। ठीक है, बाकी जो विकसित देश है वहाँ पर विकासात्मक कार्य जैसे गरीबी, बेरोजगारी और संरचनात्मक विकास, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लोक प्रशासन जो है वो अदक्ष होता है, मतलब दक्षता में कमी होती है। कार्य बहुत अधिक होता है, मतलब एक ही व्यक्ति को कई सारे काम दे दिए जाते हैं। जैसे टीचर की अगर हम बात करें तो बेचारा वो जनगणना भी करता है, जन्म मृत्यु के आंकड़े भी इकट्ठे करता है, चुनावों में ड्यूटी भी लगा दी जाती है, साफ सफाई के या जागरूकता जन जागरूकता के कार्यक्रमों में भी उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, और पढ़ाने का काम तो है ही है। लाल फीताशाही भाई भतीजावाद की समस्या है, कार्यों में विलंब, भ्रष्टाचार, विदेशी सिद्धांतों का प्रभाव। हालांकि ये इतना इफेक्टिव पॉइंट नहीं है, लेकिन ये ठीक है, भ्रष्टाचार, कार्यों में विलंब, भाई भतीजावाद। ठीक है, प्रशासनिक निष्क्रियता, समयबद्धता के साथ कार्य नहीं हो पाना, तो ये सब विकासशील देशों में लोक प्रशासन के समक्ष समस्याएं मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 मार्कर के 10 प्रश्न। यहाँ पर सिमी यादव मैम की कॉपी को डिस्कस किया हमने। आगे भी हम इस तरह से टॉपर्स की कॉपी को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।